नमस्कार सभी को। गुड इवनिंग टू ऑल। आज के इस संभाषा के सत्र में आप सभी का स्वागत करते हुए आज फिर से एक बार कल की सत्र को कल ही हमने जो विषय डिस्कस किया था उसी विषय को लेकर आज भी हम चर्चा करते हैं। और आज का हमारा विषय है, जैसे कि कल हमने फेडरिंग को लेकर बात की थी, फेडरिंग या जिसमें देखा जाता है कि किस प्रकार से बच्चों में या बड़ों में हकलाना या जिसको तोतरापन कह सकते हो आप, या गदगद व्याधि, और इसी को लेकर आज के सत्र में इसको कंटिन्यू करते हुए हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। तो आप सभी का स्वागत करते हुए, और आई होप कि मेरी आवाज भी क्लियर आ रही हो। आवाज करते हुए हम लोग, यस मेरी आवाज आ रही है ठीक से? ओके, सभी से मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि आप भी अपना ओपिनियन इसमें डालते रहिएगा जो हम लोग टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं। ओके, चलिए। तो कल के सत्र में जैसे मैंने बोला था कंटिन्यू करेंगे, इसमें मैं एडिशन भी करूंगी कि किस प्रकार से इस बच्चों में जो बच्चे या बड़े लोग जो है जिसमें इस प्रकार से हकलाने की शिकायत होती है या जिनमें ये समस्या देखी जाती है, इनमें हम लोग और क्या क्या उपचार कर सकते हैं, क्या क्या उपयोग करेंगे जिससे कि बच्चों की जो वॉइस क्वालिटी है वो इम्प्रूव हो जाए, या जो बच्चे हकला रहे या ठीक से कोई शब्द नहीं बोल पा रहे, तो इसके लिए क्या करें। इसमें श्वास का व्यायाम बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें कुछ और भी मैं बताऊंगी। कल भी हमने कई सारे फॉर्मुलेशन किए थे, आज भी हम बहुत सारे फॉर्मुलेशंस को डिस्कस करेंगे। कुछ व्यायाम प्रकार भी मैं बताना चाहूंगी इसमें, जैसे कि इसके कई सारे कारण होते हैं ना, तो इन सभी कारणों को देखते हुए जिसमें जैसे धातु बल है या कुछ हार्मोन्स की डिफिशियंसी है, कुछ नर्वस सिस्टम की व्याधियां है, इन सभी में आपको जैसे मुख्य रूप से नर्वस सिस्टम पर कार्य करने वाले एवं जो एक प्रकार से मेंटल स्टिमुलेशन करे, ब्रेन को टोन करे, ब्रेन के लिए टॉनिक हो, ऐसे मेडिसिन का हमें उपयोग करना है। ज्यादातर ऐसे देखा गया है, मेरा ये अनुमान है कि जो बच्चे बहुत ही हाइपर एक्टिव होते हैं, हाइपर एक्टिव और ज्यादा चिड़चिड़े बच्चों में इस प्रकार की ये एक्टिविटी देखी जाती है, या उनमें ये तुतलापन, हकलाना ये देखा जाता है। तो इसीलिए लाइफस्टाइल इंप्रूव करते करते, उनको काउंसलिंग करते करते, बाकी सभी बातों को करते करते, व्यायाम, खान पान और कॉन्फिडेंस बढ़ाना, डिप्रेशन को कम करना, लाइक बहुत सारे ऐसे कुछ बातें हमने कल डिस्कस की थी। बट फिर भी इसमें और क्या क्या कर सकते हैं, जैसे अश्वगंधा कैप्सूल है जो कि एंजाइटी, स्ट्रेस, डिप्रेशन और सभी प्रकार से न्यूरोलॉजिकल क्रॉनिक डिसीजेस के लिए बहुत बेस्ट काम करती है। और अश्वगंधा कैप्सूल ये स्टैमरिंग में जो बच्चे तुतला रहे, हकला रहे, उनमें बहुत बेस्ट काम करेगा। आप सभी से भी मैं निवेदन करूंगी कि इस सत्र के माध्यम से आप भी अपने अनुभव, ओपिनियंस शेयर करते रहिएगा, ताकि हमारे पास एक बड़ा सा डाटा इकट्ठा हो सके और ये हम सभी के लिए फायदेमंद होगा। इसमें मेध्य चूर्ण भी काफी इम्प्रूवमेंट के लिए काफी अच्छा माना जाता है, जो मतलब स्मृति के लिए काम करता है, कंफ्यूजन, क्योंकि देखिए स्मृति जितनी अच्छी होगी उतना अच्छा आपका बोलना आएगा। जो बच्चे अच्छे से ग्रहण नहीं कर पाते हैं या जल्दी भूल जाते हैं ड्यू टू रजोगुण, ड्यू टू वात प्रबलता, चंचलता और ओवर एक्टिव, हाइपर एक्टिवनेस के कारण कंफ्यूज रहते हैं, उनके मन में क्लाउडी थॉट्स होते हैं, तो इनको भी आपको एंजाइटी रिलीव करना, कॉन्सेंट्रेशन प्रैक्टिसेस करवाना, इसके साथ साथ ये मेध्य चूर्ण बहुत उपयुक्त रहेगा। मेध्य चूर्ण आप जस्ट 1 पिंच ऑफ पाउडर आप देंगे, लाइक इसको आप रखिएगा, जीवा पर रख सकते हो, इसको आप घर्षण कर सकते हो, जीवा घर्षण, या पानी के साथ इसको पीने को भी दे सकते हो। सो मेध्य चूर्ण में क्या कंटेंट्स है? मेध्य चूर्ण में कंटेंट्स है शुंठी है, मरीच है और ब्राह्मी है। तो देखिए ये तीनों अमेजिंग ड्रग्स है, वंडरफुल ड्रग्स है। जो आई थिंक ब्राह्मी तो एक ब्रेन टॉनिक है, शुंठी भी बहुत अच्छी तरह से स्टिमुलेशन करती है। और जैसे हमने पढ़ा कि इस सभी में आवरण होता है कफ दोष का, तो कफ का आवरण दूर करने के लिए थोड़े उष्ण द्रव्यों का हमें प्रयोग करना है, तो इसके लिए शुंठी बेस्ट है। मरीच भी उसी प्रकार से काम करता है। अश्वगंधा कैप्सूल आप 1 से 2 कैप्सूल दूध के साथ दे सकती हो।
एंड लाइक अच्छा रहेगा। बच्चों में देना है तो एक ही कैप्सूल दे दे, आप रात्रि में दे सकते हैं सोने से पहले। ब्राह्मी का भी यूज कर सकते हैं, ब्राह्मी कैप्सूल मेध्यचूर में एक ही पिंच देना है। ब्राह्मी कैप्सूल भी आप 1 से 2 कैप्सूल दिन में 2 बार दूध के साथ, खाना खाने के पहले या खाना खाने के बाद में, ज्यादा से बेहतर तो खाना खाने के बाद में ही रहेगा ब्राह्मी कैप्सूल, जो एक अच्छे से ब्रेन को बूस्ट करती है, कंसंट्रेशन को बढ़ाती है, एंड मुख्य रूप से ये ओकल कॉर्ड को भी मेंटेन करती है। इसमें एंटी एलर्जिक प्रॉपर्टीज है, ये ब्रेन सेल को रिजेनरेट करती है। तो इसलिए ब्राह्मी कैप्सूल भी सभी प्रकार से, जो मतिमंद बच्चे हैं जिनमें अच्छे से बोलना नहीं हो पा रहा है, कुछ शब्द उनके टूट रहे हैं, इनमें ही बेस्ट काम करेगा। एक मेमोरी सपोर्ट करके आता है टॉनिक, मार्केट में आपको प्रोप्राइटरी मेडिसिन के रूप में मिलेगा, जिसमें भी लाइक शंकर पुष्पी, वचा जैसे कंटेंट्स है, उसका आप प्रयोग कर सकते हो। इसमें वचा है, वचा तो सभी रूप से फर्स्ट चॉइस ऑफ ड्रग आपका वचा रहेगा, जो कि कोऑर्डिनेशन स्पीच के लिए, जो जिह्वा, ओष्ठ, तालु, हनु, दंत, इन सभी का कोऑर्डिनेशन होना चाहिए ना, इसको इंप्रूव करने के लिए ये बेस्ट काम करेगा। ये बहुत अच्छा रहेगा स्पीच कोऑर्डिनेशन और मेमोरी पावर के लिए। इसमें शंकर पुष्पी एंड वचा है मेमोरी सपोर्ट में, तो दोनों भी ड्रग अमेजिंगली काम करते हैं। इसमें एक और, जैसे मैंने अनुभव भी किया है, कई सारे रुग्णों को भी देखा है, और इसमें हमारा ये भी अनुमान है कि ओमेगा 3 फैटी एसिड जिसमें कंटेंट है, वो ज्यादा से ज्यादा खान पान में आप रखिए, बच्चे के या बड़ों जो भी व्यक्ति होगा। जैसे आलमंड्स है, आलमंड्स के आप सोक करके, ओवरनाइट सोक करके इसका पील करिएगा, और आप इसको रॉ भी खा सकते हैं। इसका पाउडर बनाकर आप इसका पाउडर ना मक्खन के साथ दीजिएगा। रात भर भिगोए हुए 8-10 आलमंड लेना है, सवेरे इसकी पेस्ट बनाइएगा और इस पेस्ट में मक्खन डालिएगा और बच्चों को खिलाइएगा। आई थिंक बहुत अच्छे से आपको इसमें फर्क मिलेगा आलमंड्स का। ये आप बड़ों में भी दे सकते हैं, आलमंड्स को आप दूध के साथ दे सकते हैं। इसमें डेट्स भी बहुत अच्छा है, जो कि मधुर है, तो जितने मधुर स्कंद द्रव्यों का प्रयोग होगा, इतने अच्छे से आपकी स्पीच बहुत पावरफुल आएगी। इसको आप कच्चा खा सकते हो, दूध में उबाल कर दे सकते हो, एंड रात को सोने से पहले अगर देते हैं तो बच्चों में रजोगुण तमोगुण भी कम होगा, एंड सत्वगुण के लिए भी अच्छा माना गया। डेट्स के तो काफी फायदे हैं, एंड इसीलिए आप इसको बहुत अच्छे से यूज कर सकते हैं। बच्चे के खान पान में घी तो सभी माएँ खिलाती है, बट मैं यहाँ पे आपको एडवाइस दूंगी, आप ये भी मक्खन भी खिलाए, भरपूर मक्खन खिलाए। आपने सुना होगा हमारे हिस्ट्री में लाइक भगवान श्री कृष्ण तो माखन चोर कहा जाता था, उनको मक्खन बहुत पसंद था, और उनकी बुद्धिमत्ता के बारे में हम सभी जानते हैं। तो हमारा इंडियन कल्चर रहा है, और हमारे घर में सभी जो गाय के लिए है, दही से लेकर दूध, घृत और मक्खन रहना एक आम बात है, और रहते ही है हर घर में। तो इसका उपयोग आप इस प्रकार से करिएगा, और आप मक्खन खाने में दे, जो कि ब्रेन को भी बूस्ट करेगा एंड कंसंट्रेशन के लिए अच्छा माना गया है। आप बटर आलमंड के साथ या आंवला जूस के साथ भी दे सकते हैं। फिर इसमें एक दूसरा भी बहुत पावरफुल है मसाला है, ब्लैक पेपर, जो इसके सीड्स बनते हैं ना, वो आप पेस्ट बना के इसको पानी के साथ दे सकते हो, जो कि क्या करता है ना, सलाइवा को ये करता है, इंक्रीज करता है, सलाइवा प्रोडक्शन को इंक्रीज करता है, एंड मसल्स को भी स्टिमुलेट करता है। फिर आंवला, आप हर महीने में आंवला का उपयोग करिएगा, कच्चा खाने को दे, फिर घी में भून कर आप आंवला दे सकते हो। इसके भी हमें प्रयोग करना है, काफी अच्छे से इसका प्रयोग करने से बहुत अच्छा इम्प्रूवमेंट मिल जाता है इसमें। अगर आप इस प्रकार के बारे में बताया था कि कुछ लेहों का प्रयोग हम लोग कर सकते हैं इसमें, जैसे कि अकरकारा चूर्ण है, आप इसको शहद घी के साथ दे सकते हो। फिर इसमें कल्याणक घृत है, उसका आप उपयोग कर सकते हो। सारस्वत घृतम, सारस्वतारिष्ट है। फिर एक लेह की जो मैं बात कर रही थी, इसमें बहुत अच्छा काम करने वाला जो है यह है गुरुचादी लेह। गुरुचादी लेह को आप लोकल एप्लीकेशन के लिए यूज करिएगा। इसका हमने एक शॉर्ट टर्म प्रोजेक्ट भी किया था, बहुत बेस्ट रिजल्ट मिले, खास करके जो स्टैमरिंग के पेशेंट होते हैं ना, इसमें आपको इसका प्रयोग करना है। एंड गुरुचादी लेह के जो कंटेंट्स है, इसमें क्या क्या है, इसमें है अपामार्ग, अपामार्ग का पत्ता यूज किया है, इसमें विड़ंग है, विड़ंग, कृमिघ्न चिकित्सा भी इंपॉर्टेंट है, कृमिघ्न चिकित्सा जरूर करें। जैसे हम लोग इसको पढ़ रहे कल से, तो कई सारे नई नई बातों को हम लोग सीख रहे हैं, जिसमें देखिए इसमें कफ का आवरण है, कफ का प्रकोप है, तो कफ का प्रकोप से ही कृमि होता है, और बच्चों में कृमि बनना आम बात है,
और इसीलिए विडंग का प्रयोग कृमिघ्न वटी के रूप में, कृमिमुदक रस के रूप में आप कर सकते हो, इसीलिए शायद इस गुरुचादी लेह में भी विडंग है। फिर शंख पुष्पी है, शंख पुष्पी का पंचांग लिया गया है, डाला है इसमें। और शंख पुष्पी तो सभी मायने में मस्तिष्क के विकारों के लिए बेस्ट है। वचा है, शतावरी है जो कि धातु बल को बढ़ाती है, धातु का बल जितना अच्छा रहेगा उतना आपका स्वर खुलकर आएगा। हरितकी है, शुंठी है, इसमें शर्करा सीता डाला गया है, एंड इसमें घृत है, बटर, क्लैरिफाइड बटर है, एंड शहद मिलाया गया है। तो इस प्रकार से गुरुचादी लेह को आप कंटिन्यू यूज करिएगा। एप्लीकेशन जैसे इसको टंग के ऊपर अप्लाई करना, जिह्वा प्रतिसारण के रूप में आपको इसका प्रयोग करना है। और इसको आपने एक बार अप्लाई कर लिया ना जैसे, तो आप इसको ना कम से कम 20-25 मिनट, आधा घंटा रखिएगा, और उसके उस समय तक बच्चे को या बड़ों को कुछ भी खाने को ना दे। एंड ये टेस्ट मधुर है, तो मुझे नहीं लगता किसी बच्चों को, किसी को भी इसकी शिकायत होगी। एंड लेह कल्पना में तो सभी लेह कल्पना में मधुर रस होता ही है, और इसीलिए आप इसका प्रतिसारण डेली करिएगा, आपको बेस्ट रिजल्ट मिलेंगे। आई थिंक इसको आप कंटिन्यू कर सकते हो 1 महीने तक के लिए, एंड बेस्ट आपको रिजल्ट मिलेगा। और इसके साथ बाकी सारी भी कल्पनाएं का हम लोग प्रयोग कर सकते हो। इसकी क्वांटिटी कितनी होनी चाहिए, अगर छोटा बच्चा है 2 से 5 साल का है, तो आप इसको 1.5 ग्राम की मात्रा में दीजिएगा। आप इसको दिन में 2 बार भी कर सकते हैं, इसका प्रतिसारण आप दिन में 2 बार भी कर सकते हो। थोड़ा बड़ा बच्चा है तो 5 ग्राम और 2 डिवाइडेड डोज में करें आप इसको। लोकल एप्लीकेशन ओवर द टंग, एंड आप इसको इंटरनल एडमिनिस्ट्रेशन के रूप में भी दे सकते हो। आप इसको 3 महीने तक कंटिन्यू कर सकते हो, 3 महीने तक कंटिन्यू करिएगा, और बिल्कुल मुझे लगता है कि ये बेस्ट काम करेगा। और मुझे बताइएगा जरूर, आप इसको 15 दिन के बाद आप इंप्रूवमेंट देखिएगा बच्चे की, और जरूर इसके बारे में आप फॉलोअप लेके बताइएगा कि इस प्रकार से आप इसका प्रयोग करें। इसी के साथ एक और बहुत बेस्ट लेह है, गुरुचादी लेह के साथ ही दूसरा भी एक लेह प्रयोग में लाया जा सकता है, कल्याणक लेह। कल्याणक घृत जैसे बच्चों के सभी प्रकार के व्याधियों के लिए बेस्ट माना है, ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए अच्छा माना है, IUGR से लेकर सभी में कल्याणक घृत के अल्टीमेट रिजल्ट्स मिलते हैं। और इसी प्रकार से कल्याणक लेह करके भी आप बना सकते हैं, जिसमें क्या क्या है मैं बताती हूँ। आप इन सभी को लाइक 250 ग्राम की मात्रा में आपको लेना है, और बस इसमें जैसे जो घी लेना है 50 ml, और शहद लेना है 50 ml, और इस प्रकार से इसको अवलेह कल्पना से इसको बना सकते हैं। इसमें हमने हरिद्रा लेना, वचा इसमें भी है, कुष्ठ है, अजमोदा है, और जीरक है, पिपली है, शुंठी है, यष्टि मधु है, सेंधव है। सेंधव का देखिए सोडियम क्लोराइड जो कि कफ का विलयन करता है, और जिह्वा पर जितना सलाइवेशन होगा उतना जो आवरण है दोषों का वो चला जाए, इसीलिए इसमें सेंधव डाला गया है। फिर इसमें भी सीता है, इसमें भी हमें घृत लेना है 50 ml, और शहद लेना है 50 ml। तो देखिए हरिद्रा तो हम सभी जानते हैं एक प्रकार से एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टी वाली है, वचा तो शोधन द्रव्य के रूप में है, वचा ये उष्ण तीक्ष्ण है, कफ का आवरण छेदित करेगी, कुष्ठ भी इसी प्रकार से, अजमोदा भी उष्ण है, एंड ज्यादा से ज्यादा जो इनमें द्रव्य का प्रयोग किया गया है वो उष्ण कटुगुण के है। अजमोदा भी सेम है, जीरक भी इंप्रूव करेगा, पिपली भी इसी प्रकार से यूज की गई है जो उष्ण तीक्ष्ण गुण की है। और इस प्रकार से आप इसको करते हो ना, तो लाइक बेस्ट कल्याणक घृत, कल्याणक लेह या गुरुचादी लेह, दोनों में से किसी का भी आप प्रयोग कर सकते हैं। दोनों का भी, सवेरे एक का कर दिया, शाम में एक का कर दिया, ऐसे भी किया जा सकता है। तो बच्चों में जो एंजाइटी है, फियर है, और कई बार तो लाइक बेड वेटिंग होती है, जो वैक्यूम डिलीवरी वाले, फोर्सेप डिलीवरी वाले बच्चे होते हैं ना, इनमें ये संभावना बढ़ जाती है, उनकी थोड़ी सी डेवलपमेंट स्लो होती है। तो लाइक बच्चा अगर आपका बाकी सामान्य बच्चों के साथ ना बोले जल्दी, ना कुछ एक्टिविटी दिखाए, तो माँ चिंतित हो जाती है, और फिर क्या करे ऐसे होता है। तो इसमें बाकी सब कुछ करते करते हम लोग नस्य, धारा, बस्ती, पिंड स्वेद, इन सभी का प्रयोग करते करते जिह्वा प्रतिसारण एक बेस्ट ऑप्शन है आपके पास। और मुझे लगता है अगर आप ऐसे करेंगे तो
कोई इसमें ये नहीं है कि कोई चांसेस नहीं है कि आपका बच्चा ना बोले, तो बिल्कुल बच्चा बोलेगा, उसको कॉन्फिडेंस देने की जरूरत है। इसमें कुछ और भी मैं बताती हूँ कॉमन मेडिसिन जो है। एक अष्टवर्ग कषाय करके आता है, कोट्याकल का या केरला का आपको मिल जाएगा, वो भी काम बहुत अच्छा करता है। आप इसमें वात कफ की संप्राप्ति है, तो वात कफ की संप्राप्ति का भेदन करने के लिए ना धन्वंतर कषायम का भी प्रयोग कर सकते हैं। धन्वंतर कषाय, दशमूल कषायम, और फिर कल्याण अवलेह का चूर्ण भी मिलता है, उसका भी आप लाइक इंटरनल मेडिसिन के रूप में ये करें, सेवन करवाए इसको। जो बड़े लाइक आदमी हैं, बड़ी महिलाएं हैं, उसमें आप धूमपान कर सकते हो, गंडूश किया जाता है, नस्य किया जाता है। एक मैंने देखा है कि प्यूबर्टी के समय में भी कई बार थोड़ा सा लैक ऑफ कॉन्फिडेंस और सारे जो बदलाव होते हैं, उन बदलावों को स्वीकारते स्वीकारते और ड्यू टू द हार्मोन्स आवाज काफी बदल जाती है, और फिर कुछ समय बाद फिर उस आवाज की आदत लग जाती है। आवाज बदलना, हॉर्सनेस ऑफ वॉइस, ये हार्मोनल इम्बैलेंस के साथ होता है। लाइक थायराइड ग्लैंड की विकृतियों में भी ये लक्षण देखा जाता है, एडीएचडी में देखा जाता है। कुछ अलग से व्याधियां भी है, जैसे मैं बात करूंगी तो नर्वस सिस्टम से जुड़े व्याधियां जो मैंने देखा कि बड़ी उम्र की महिलाओं में, पुरुषों में भी ये होता है, जैसे पार्किंस है, और एमएनडी करके डिसीज आता है। जो मतलब पार्किंस में भी और एमएनडी में भी ऐसे होता है ना कि जो टंग मसल्स है ना, वो फ्लैक्सिड होती है। टंग मसल फ्लैक्सिड होने के साथ उनको आवाज की प्रॉब्लम होती है, और वो ठीक से बोल नहीं पाती है, मतलब उनका स्वर खुलकर आता ही नहीं है, वो क्या बोले वो दूसरों को समझता नहीं है। तो इसमें प्रतिसारण, जिह्वा प्रतिसारण चिकित्सा काफी फायदेमंद है। इसके साथ आप पंचेंद्रिय वर्धन या अणुतैल का निश्चय करवाइए। चंदन बला लाक्षादी 101 आप दे सकते हो 2 बीडी के रूप में। पार्किंसन या एमएनडी के कारण अगर आवाज ठीक से नहीं आ रही ना, तो इसमें क्या है ना, पेशेंट को जितना आप लाइक बोलने को लगाएंगे उतना वो बोलता रहेगा। नहीं तो क्या होता है, नहीं उसकी आवाज क्लियर समझ नहीं रही है तो फिर उसका कॉन्फिडेंस कम होता है, तो बाकी सारे लोग उसको सजेस्ट करते कि आप कम बोलो। बट मेरे विचार से इसमें कम बोलना फायदेमंद नहीं है, उल्टा आप उनका कॉन्फिडेंस बढ़ाओ और उनको थोड़ा सा बोलने की प्रैक्टिस करो, उनको स्टिमुलेट करो जिह्वा, बस जिह्वा की फ्लेक्सिसिटी को नहीं बढ़ने देना है। और इसीलिए हम लोगों को ये जिह्वा निर्लेखन चिकित्सा एंड लेपनम विथ रुक्ष द्रव्या, ये आप कर सकते हो इसमें, और बेस्ट आपको ये काम करेगा। फिर जैसे बहुत ही धातु क्षय अगर आपको लगे तो इसमें आप ब्रोहन बस्ती का प्रयोग कर सकते हो, और अच्छा इसमें इसका रिजल्ट मिल जाता है। बच्चा छोटा बच्चा है, थोड़ा सा बड़ा है, तो इसमें बाकी जंक फूड वगैरह आप उसको दूर करिएगा, एंड बहुत अच्छे से उसकी लाइफस्टाइल, उसको जो भी पसंद है उसको सपोर्ट, मेंटली फिजिकली सभी रूप से इसको सपोर्ट करना है। जीवा निर्लेखन के लिए आप सुवर्ण भस्म का प्रयोग कर सकते हो, सुवर्ण भस्म और शहद, इनका भी बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है। एक और है हमारे पास कुछ बहुत सारे, एक मतलब मेरे टीचर थे जिनको जो बहुत साल तक पढ़ाते रहते थे, मतलब उन्होंने काफी साल तक सर्विस की, सर्विस के बाद भी वो ट्यूशंस लेते थे, और काफी मतलब नाम था उनका, और बहुत बड़ा ट्यूशन चलता था, दिन में 4-4 बैचेस ट्यूशन चलाते थे। लास्ट में उनका इतना ये हो गया था कि उनके वोकल कॉर्ड्स खराब हो गए थे, और फिर उनको आवाज उनकी ठीक से आती ही नहीं थी, वो बोल नहीं पाते थे। तो ऐसे भी होता है, वृद्धावस्था में भी बोलने की समस्या होती है, हकलाना, तुतलाना, ये वृद्धावस्था जन्य भी है, मेनोपॉज में भी ये हो सकता है। और जैसे मैंने बताया कि कुछ व्याधियां है जिनमें ये लक्षण मिलता है, तो बस इसमें भी हम लोगों को काफी ऐसे काम सारे करवाने होंगे। इसमें आप इस प्रकार से यूज कर सकते हो। एक इसमें मैं बता रही थी ना, तो उकल कॉर्ड में अगर नोड्यूल हो गया हो तो वहां पे कंठ गण महाकषाय करके आता है, जैसे आचार्य चरक ने जो महाकषाय बताया है उसमें कंठगण भी बताया है। तो कंठ महाकषाय, कंठगण की वटी, कंठवटी भी आपको मार्केट में मिलेगी, और इसका भी बहुत इफेक्टिवली इसका प्रयोग किया जा सकता है। तो ऐसे केसेस में आप इस कंठ महाकषाय घनवटी का जरूर प्रयोग करें, मुझे बताएं, और बिल्कुल आपको ये बहुत अच्छे से राहत देने वाला होगा। कंठ महाकषाय का उपयोग आप जरूर करें। इसके डिटेल्स में शेयर करती हूँ आपको कि कैसे कंठगण में क्या क्या है। देखिए मैं श्लोक पढ़ के बताती हूँ। सारिवे इक्षु मूलम मधुकम पिप्पली द्राक्षा विदारी कैदर्यम हंसपादी बृहति कंठकारिका इति दशमानी कंठानी भवन्ति। सारिवे इक्षु मूलम मधुकम पिप्पली द्राक्षा विदारी कैदर्यम हंसपादी बृहति कंठकारिका इति दशमानी कंठानी भवन्ति। तो ये दश विध द्रव्य है, दश द्रव्य है जिनका कंठ वर्ग में उपयोग किया है। अभी देखिए सारीवा,
बहुत अच्छे से कंठ को सूदनिंग इफेक्ट देती है। सारीवा ये कफ को भी निकाल देती है। कफ का आवरण देखिए, जैसे सर्दी खांसी प्रतिशाय में कफ का आवरण होने से हमारी आवाज खुलकर नहीं आती है, तो हम लोग वहां पे चाय पीते हैं, तुलसी की चाय पियो, शुंठी की चाय पियो, गर्म पानी पियो, गार्गलिंग करो, ऐसे ऐसे अलग अलग उपयोग हम लोग करते रहते हैं ना। बस वही आपको करना है, इसमें भी आपको कफ का छेदन, कफ का विलयन करवाना है। और इसीलिए यहाँ पर जो सारे द्रव्य मैं बता रही हूँ, जैसे कि सारीवा एक्सपेक्टोरेंट के रूप में काम करेगी, अल्टीमेटली वाइस प्रोमोटिव भी है, और ये रक्त की दुष्टि को भी कम करती है। सारीवा ये रक्त दुष्टि कम करती है, ये रक्त को शुद्ध बनाती है। तो इसीलिए आप इसका प्रयोग यहाँ पर भी कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए, इस प्रकार से मैंने ये भी आपको बता दिया कि इसमें सारीवा जो कंठगन में है। नेक्स्ट है इक्षुमूल। इक्षुमूल वैसे हम लोग डायूरेटिक के रूप में यूज ज्यादा करते हैं, बट ये भी आपको एंटी टिश्यू यानी कफ का छेदन करने के लिए, और ये कॉम्प्लेक्शन एनहांसर है, और ये एंटी टिश्यू कूलेंट है, इसका प्रयोग कर सकते हैं। एक्सपेक्टोरेंट है। मधुक ये रिजुनेटिंग हब है, ये भी एंटी टिश्यू है, एक्सपेक्टोरेंट है। आप यष्टि मधु का गुरुत्व बच्चे को खान पान में दे सकते हो। यष्टि मधु चूर्ण गर्म पानी के साथ दे सकते हो, दूध के साथ दे सकते हो। पिपली डाली गई है इसमें, पिपली है कंठगन में। पिपली तो बेस्ट आप सभी जानते हैं, इम्यूनोमोडुलेटर, उष्ण गुण की स्टिमुलेंट है। पिपली ये ब्रोंको डायलेटर है। आयुर्वेद में इमरजेंसी नहीं है ऐसा कहा जाता है, बट मैं बता दूं तो आयुर्वेद में जब भी हमें ब्रोंको डायलेटर का काम करना है, वहां पे पिपली का चूर्ण शहद के साथ देना काफी फायदेमंद होता है। सो पिपली बेस्ट वर्क करती है इम्यून मॉड्यूलेटर के रूप में, स्टिमुलेंट के रूप में, ब्रोंको डायलेटर के रूप में। नेक्स्ट इसमें डाला गया है द्राक्षा। द्राक्षा वैसे हमें शीत दिखता है, बट फिर भी ये भी एक प्रकार से कफ का विलयन करता है, और ये हिमेटेनिक भी है, रिजुनेटिंग है, टॉनिक के रूप में दिया जा सकता है बच्चों को। द्राक्षा खाने में दे, काले मुनक के भिगो कर दे। विदारी यानी टॉनिक है, ये भी अफ्रोडोसिक है, ये एक्सपेक्टोरेंट है विदारी, इसीलिए यहाँ पे इसमें कंठगन में इसको डाला गया है। फिर इसमें कैतर्य है जो स्टिमुलेंट है, एक्सपेक्टोरेंट है, कार्बिनेटिव है, डायफोरेटिक है, एंटीपायरेटिक है। हंसपादी, हंसवादी का पूरा प्लांट लिया गया है, जो थ्रोट स्ट्रेंथनर है, यानी कंठ के स्नायु को बल देने वाला है। एंटी टिश्यू है, यानी कफ को कम करता है। बृहति जो कि जो सूजन है, इन्फ्लामेशन के कारण भी आवाज खुलकर नहीं आती है, तो कंठ मार्ग में स्वर यंत्र में कहीं पर सूजन है तो बृहति का काढ़ा दिया जा सकता है। इसमें बृहति डाली गई है, जो एक्सपेक्टोरेंट डाइजेस्टिव स्टिम्युलेंट के रूप में काम करती है। फिर इसमें है कंटकारी। कंटकारी तो एक्सेलेंट कंठ द्रव्य है। आप कंटकारी गुरुत एंड कंटकारी का कोई भी विकल्प आप यूज कर सकते हो इसमें, बट कंटकारी ये सूजन कम करती है, ब्रोंकोडायलेटर के रूप में है। कंटकारी अवलेय भी काफी सुंदर काम करता है। एंड आई थिंक इस प्रकार से ये कंठगन जो है, इसमें कुछ द्रव्य उष्ण है और कुछ शीत वाले, जैसे शीत पोटेंसी के द्रव्य में द्राक्षा है, इक्षु है, मधुक है, एंड उष्ण में कंटकारी एंड ये हंसपादी बृहति है जो उष्ण और रुक्ष है, और बाकी शीत और स्मूथ वाले द्राक्षा वगैरह है। तो ये मतलब दोनों का कॉम्बिनेशन है, बट बोथ आर इफेक्टिव, क्योंकि इसमें वायु और कफ की दृष्टि है। तो ये ड्राई कफ एंड वेट कफ एक्सपेक्टोरेशन जहां पे जरूरी है, इसके लिए इसको बनाया गया है। एंड सो कंठगन कैन बी यूज्ड इन द सोर थ्रोट, टॉन्सिलाइटिस, फेरेंजाइटिस, जहां पर आवाज बैठ गई है वहां पे इसका प्रयोग कर सकते हो। और जो बच्चे तुतला रहे हैं, हकला रहे हैं, जो व्यक्ति हकला रही है, उनमें भी हम इस प्रकार से इस गन का कोई भी विकल्प हम उपयोग में ला सकते हैं। अभी इस गन की क्या फॉर्मुलेशंस आपको मिलती है मार्केट में, एक व्याघ्री हरित की करके आता है, जो प्राणव स्त्रोतस के विकारों में बेस्ट काम करता है, प्राणव स्त्रोतस को बल देने के लिए भी काम करता है। देखिए, श्वसन और वाक्य प्रवृत्ति बहुत क्लोज है। आप जितना श्वास का व्यायाम करेंगे उतना आपका बोलना इंप्रूव होगा। देखिए, जैसे मैं बोल रही हूँ, है ना, बट कुछ समय बाद, लाइक मैंने 1 घंटा बोल दिया, तो बाद में मुझे थकान आती है, मैं बोलती हूँ कि नहीं अभी मुझे बोला नहीं जा रहा है, तो बोलने से आपको थकान आ रही है, यानी आप सांस नहीं ले पाते, ज्यादा जोर जोर से चिल्लाने के बाद भी आपकी सांस फूलती है, यानी बोलने से भी एनर्जी लॉस होता है। बोलना और श्वास ये एक साथ हम लोग नहीं कर पाते, इसलिए जोर से बोलने से हमें दम लगता है,
या सांस फूलने लगती है। जो हम व्यक्ति देखते हैं जिनमें सांस फूल रही है उनका बोलना भी उतना क्लियर नहीं हो पाता है। तो ये दोनों क्रिया हम लोग एक साथ नहीं करते, नहीं कर सकते। हमें लगता है कि एक साथ कर रहे, बट उसमें गैप जरूर होता है। और इस प्रकार से तोतरापन या हकलाना, इसके लिए जो फॉर्मुलेशन हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, इसमें व्याघ्री हरितकी, इसमें कंठगण में क्या क्या देखिए, कंठ द्रव्य किस किस में डाले गए हैं, दशमूल हरितकी, पिप्पल्यासो, दशमूलारिष्ट, बृहत्यादि कषाय, ये फॉर्मुलेशन आपको मार्केट में रेडीमेड मिल जाएंगे, जिसमें ये सारे कंठ द्रव्य डाले गए हैं। और बिल्कुल आपका बहुत अच्छा इसमें काम होगा। ये सिंपल फॉर्मुलेशंस में बता रही हूँ कल से आपको। आप सिमिलरली इनमें कोई भी द्रव्य जो भी अवेलेबल है आपको उसका चूर्ण शहद के साथ, दूध के साथ दे सकते हो। सिमिलरली कट्टकारी, पिपली, बृहतिका आप दीजिएगा शहद के साथ, तो कफ निकल जाएगा। जितना कफ कम होगा उतना आपका आवाज साफ और खुलकर आएगा। और इसीलिए आपको मैंने लेह कल्पना बताई, जिसको आप अप्लाई कर सकते हो टंग के ओवर द टंग, एंड इट विल रियली बेस्ट वन। बहुत सुंदर आपको इस प्रकार से जिह्वा प्रतिसारण का उपयोग मिलेगा। चलिए, अभी हमने काफी सारे फॉर्मुलेशंस को डिस्कस किया। आगे मैं कुछ आपको व्यायाम बताती हूँ, खास करके बच्चों के लिए ये व्यायाम प्रकार है। जो बच्चे जिनकी जीवा जड़ है, जो ठीक से बोल नहीं पा रहे, कुछ शब्द उनके अधूरे से आते हैं, तोतरापन है, तो इनमें जैसे मैंने सारी बातें बता दी थी, तो बिल्कुल ये थोड़े से चिड़चिड़ापन करने वाले होते हैं, और ये बच्चे भी हाइपर एक्टिव भी होते हैं। कुछ कुछ व्यक्ति शांत होते फिर भी उनमें तोतरापन होता है, बट ये बहुत कम होता है। जैसे हाइपर एक्टिविटी इसमें ज्यादा देखी गई है, तो हम लोग इसमें व्यायाम के पहले तो आप जैसे रिलैक्स हो जाए, ये सारी जो क्रिया मैं बता रही हूँ आप अंडर ऑब्जर्वेशन विद एक्सपर्टाइज, यानी घर के किसी बड़े सदस्य के साथ मिलजुल कर अच्छे से करें। पहला व्यायाम प्रकार बताती हूँ मैं, कल भी मैंने कुछ व्यायाम बताया था, उसका ही ये कंटिन्यूएशन है। आपको सीधा खड़े रहना है। सीधा खड़े रहने को बताइए बच्चे को। अभी उसको ना काउंटिंग करवाइएगा, 1 2 3 4 5 ऐसे। और जब तक वो काउंटिंग करता रहता है तब तक उसका जो श्वास है वो मतलब रखे, उसको छोड़ेगा नहीं। तो श्वास को कंट्रोल करके रखे, और 1 2 3 4 सीधा खड़ा रहे, 1 2 3 4 5 ऐसे कंटिन्यू बोले। और जब तक पूरा नहीं हो जाता है बोलना, तब तक वो सांस को छोड़े नहीं। इस प्रकार से आराम से जितना कर सकते हो रेगुलर आप इसको करें, जिसके साथ श्वसन से जुड़ी जो भी सारी मसल्स है, डायफ्राम से लेकर कई सारे पेक्टोरल मसल्स इसमें इन्वॉल्व होती है ना श्वसन प्रक्रिया में, इन सभी मसल्स को स्टिमुलेट करने के लिए ये काम करेगा व्यायाम प्रकार। बहुत सिंपल है। दूसरा बताती हूँ मैं, इसमें क्या करना है, सीधे खड़े रहना है, और थोड़ा सा दोनों हाथों को कमर के बाजू में रख देना है, और सीधे खड़े रहना है। अभी नाक से, नासा से दीर्घ और थोड़ा डीप ब्रीथिंग लेनी है, और फिर उसको धीरे धीरे छोड़ देना है। श्वास जब हम लोग अंदर ले रहे हैं, थोड़ा सा हाथ ढीला रखें, और फिर श्वास बाहर निकालते समय धीरे धीरे हाथों से हम लोग किन थोड़ा सा हल्का सा पेट के स्नायुओं को थोड़ा सा दबा दें। ये इंपॉर्टेंट है। अभी देखिए, मैंने पेट की स्नायु की बात की थी, तो बिल्कुल जैसे हम लोग जानते हैं इसमें इंपॉर्टेंट मसल डायफ्राम इज दैट, और जो बहुत रेस्पिरेशन में बहुत जिसका बड़ा रोल रहता है। तो हम लोग ये क्रिया करने से डायफ्राम को कंट्रोल कर रहे हैं, और इसी क्रिया से ना केवल डायफ्राम बट फुफ्फुस, लंग और सारे जो ट्रकिया वगैरह जो श्वासोच्छ्वास के अवयव है, श्वसनेन्द्रिय है, इसके लिए भी ये काम करेगा। एंड धीरे धीरे आप इसको अगर करेक्ट करते हो तो आपका डायफ्राम का जो एक प्रकार से रेगुलराइज हो जाएगा, और आप धीरे धीरे आपका जो तोतरापन है वो कम होने में मदद करेगी। नेक्स्ट बताती हूँ मैं व्यायाम। ऐसे ही खड़े रहना है, सीधा कमर पर हाथ रखना है, और पैरों के लाइक मतलब जो अंगूठे या सारे हमारे फिंगर्स होती है ना, पैरों की फिंगर्स होती है ना, उन सभी के ऊपर हमें ये करना है, खड़ा रहना है। और धीरे 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 हम लोग पैर का जो तलुआ होता है उसको ऊपर करेंगे, और फिर पंजों को, यानी एक बार आगे का पोर्शन ऊपर करेंगे और दूसरी बार
पीछे का पोर्शन करेंगे। ऐसे बार बार करते रहेंगे, बस सिंपल है, कुछ नहीं, खड़े रहना है सीधा, और पैरों की इस प्रकार से एक्सरसाइज, मतलब कभी पैरों के हम अंगुलियों पर खड़े रहेंगे, फिर ऐसे हील पर खड़े रहेंगे, ऐसे करते करते हमें चलना है। और ये क्रिया करते समय आप जितना दीर्घ श्वास ले सकते हो इतना दीर्घ श्वास लेते रहे, सिंपल है। अभी एक और बताती हूँ मैं, इसमें क्या करना है ना आपको, जैसे अपने छोटे से घड़े में या लाइक बर्तन में पानी लेना है और इस पानी में नमक डालिएगा। ये पानी से आप नासा को अच्छे से धो लीजिएगा, साफ कर लीजिएगा, और फिर धीरे धीरे जैसे आपको जमता है, बच्चा अगर हो तो आप खुद साथ में रह के इसकी प्रैक्टिस करवाए, एक एक नाक से, एक एक नेजल कैविटी से आप पानी लेकर उसको साफ करें। और फिर जैसे एक, अब हमने नासा को क्लीन कर देना है, फिर एक नेजल कैविटी, लाइक मैंने अभी मेरी राइट नेजल कैविटी को, नाकपुड़ी को, नासा इसको मैंने बंद किया है, तो दूसरी से श्वास लेना है और फिर रिलीज करना है। एक बार से इस नासा से कर दिया मैंने, एक लेना, सांस छोड़ना, तो दूसरी बार में इस प्रकार से करूँ, लेना छोड़ना। ये व्यायाम प्रकार है, सिंपल है, अनुलोम विलोम जैसे करते हैं, बहुत सिंपल। नेक्स्ट है दूसरा, जैसे मैंने देखा कि हमने कृमिग्न चिकित्सा भी इसमें सजेस्ट की थी, तो हमारे पचन संस्था, अग्नि, इनके भी ऊपर देखिए, जिस व्यक्ति का अग्नि जितना अच्छा होगा उतना उसकी वाणी शुद्ध होगी। अग्नि अच्छा, धातु का बल अच्छा, आहार रस अच्छा चलेगा, धातु का पोषण अच्छा होगा, इंद्रियों का पोषण, इंद्रियों का कंसंट्रेशन, आत्मा मन का संयुक्त होना अच्छे से होगा, और आप अच्छे से बोल पाएंगे। तो इसीलिए अब हमें हमेशा से हमने देखा कि आमाशय कफ का स्थान है, और हम लोग वमन करते हैं, आमाशय एक्चुअली पचन का मुख्य ऑर्गन है, बट आमाशय कफ का स्थान है। तो अगर हम लोग पेशेंट को वमन देते हैं तो पेशेंट को रिलीफ मिलता है, बहुत अच्छा लगता है। एक उल्टी हो गई तो बाद में कफ निकल जाता है, और हम लोग बोलते कि नहीं, अभी अच्छा लग रहा है, हल्का लग रहा है, इसका मतलब कफ जो दुष्ट हुआ था, कफ का मुख्य स्थान आमाशय माना गया है। तो इसलिए आमाशय, कफ, पचन, इन सभी का एक दूसरे के साथ अच्छा रिलेशन, मतलब संपर्क है, यानी उसको हमें कहा निदान चिकित्सा में देखना पड़ेगा कि क्या कहाँ पे क्या हुआ है। इसीलिए अगर हम लोग पेट के मसल्स को भी टोन देते हैं तो हमारी पचन क्रिया ठीक होगी। और रिलेटेड, जैसे मैंने कल भी पढ़ाया था कि परापश्चिमी मध्य पश्चिमी मध्यमा वैखरी, यानी वाणी का प्रथम जो ये है ना क्रिया है, वो कहीं ना कहीं नाभि स्थान पर होता है। अभी इसमें भी आपको खड़े रहना है, सीधे सीधा, लाइक सिर सीधा रखे और मान भी ताट रखे, सल ये करे, और थोड़ा सा ऐसे भी एकदम ये करे, फिर दीर्घ श्वास हमें लेना है। और हमारे घुटनों को बिना मोड़ किए हम लोगों को धीरे धीरे नीचे की तरफ अंगुष्ठों को लेकर जाना है, यानी हाथों से पैर के अंगूठियों को छोड़ना है, बस सिंपल ये व्यायाम प्रकार है। और फिर ऊपर उठना है दीर्घ श्वास करते करते, ऐसे आप बार बार इसको रिपीट कर सकते हो। ये 5 मैंने आपको व्यायाम बताया, बहुत सिंपल है। ये 5 व्यायाम बच्चों को, बड़ों को आप कंटिन्यू करवाते रहे, खुद उनके साथ में रहे। आई थिंक ये स्टिमुलेट करते हैं, बेस्ट काम ये करेगा आपके लिए। एक और मैंने देखा था ना कि एक और है, मैंने कल आपको शंख का बताया था, शंखनाद। एक इसमें पता नहीं अभी भी मिलती होगी मार्केट में, गोटी, माधुरी को पता है, हम लोग छोटे थे तो गोटियां खेलते थे, तो ये गोटी होती है ना, वैसे वो गोटी का व्यायाम थोड़ा रिस्की है, आप खुद साथ में रहकर ही करें, क्योंकि अगर वो निगल गया बच्चे के, इसमें अटक गई तो प्रॉब्लम होती है। तो इसीलिए आप इसको एक्सपर्टाइज के साथ करें या बड़ों को ही करवाएं, थोड़ी रिस्की है ये। तो आप ऐसे बोला, मतलब ऐसे बताया गया है कि कुछ इसमें कि गोटी है ना, उसको मुख में रखना है और फिर आप बोलने का प्रयास करें, क्योंकि आ, हमें यहाँ पे क्या होता है ना कि हमें पता होता है कि अगर हम लोग ठीक से नहीं बोलेंगे तो वो हमारा चुक जाएगा, तो गोटी अंदर चली जाएगी। तो इसीलिए हम लोग ये प्रयास करते, कोऑर्डिनेशन का प्रयास करते हैं, इसीलिए ये गोटी का एक्सरसाइज बताया है। बट यानी हम एक प्रकार से कॉन्सेंट्रेट करते हैं हमारे सॉफ्ट ऑर्गन्स की तरफ, ओरल ऑर्गन्स की तरफ, इसीलिए ये डाला गया है। इसका मतलब है जितना आप शांत, आपका दिमाग जितना शांत होगा, आप कंसंट्रेशन जितना अच्छे से करेंगे, उतना आपका आवाज अच्छे से आएगा। और ऐसे ही ताली का मैंने बताया था, ताली बजाना, ताली बजाते समय क्या होता है ना, हमारा कंसंट्रेशन ताली
की तरफ, यानी हमारे अगुष्ट और हाथ की तरफ रहता है, और इसीलिए ये भी आप प्रैक्टिस कर सकते हो। जैसे ऐसे छोटी छोटी बातों से भी बहुत अच्छा है। वेद का पठन भी काफी अच्छा माना गया है। वेदों का पठन करते समय आप कोई मंत्र है, गायत्री मंत्र है, सरस्वती मंत्र है, राम रक्षा मंत्र है, जो भी है, आप धीरे धीरे इस व्यायाम और वेद पठन का प्रयोग करते करते श्वसन क्रिया को कंसंट्रेट करके धीरे धीरे, देखिए जैसे मैंने कल बताया कि र ल ऐसे शब्द होते ना, तो वो कम ठीक से उच्चारण नहीं होते, तो इनकी ही प्रैक्टिस बच्चों को करवाए। और फिर जित ओंकार मंत्र, सवेरे उठने के बाद ओंकार मंत्र का भी प्रयोग किया जा सकता है। और जो पेरेंट्स से बच्चों के साथ कर सकते हो तो भाषण केंद्र, आप श्वसन क्रिया, ध्वनि क्रिया, और आप गर्गलिंग करें। देखिए भाषण के लिए ये सारे ओरल कैविटी कर, यानी जिह्वा, दांत, ओष्ठ, आपके कपोल, गाल, इनका बहुत कोऑर्डिनेशन जरूरी है, और इनका हेल्थ अच्छा होना चाहिए। इनकी हेल्थ अच्छी क्या करें, गंडूश कवल, डेली गार्गलिंग, ब्रश करने के बाद मुख में पानी भरकर, देखिए बड़े पुराने जमाने में लोग जोर जोर से गार्गलिंग करते थे, घसते थे जीवा, क्या जरूरत है जीवा घसने की, आजकल ज्यादा हो रहा है, मतलब आजकल तो वो मिलता है टंग क्लीनर, उसके साथ जोर जोर से घसते, उतना भी नहीं करना है, हल्के से घसना है, जीवा निर्लेखन, ये हमारी दिनचर्या में बताया है। शायद यही कारण है कि सवेरे उठने के बाद जो संचित आम है, कफ है, क्लेद है, उसको निकाल दिया जाए तो दिन भर हमारी वाणी शुद्ध स्वच्छ आती है, प्रसन्नता वाणी में आती है। और इसीलिए ये सारे छोटे छोटे प्रयोग भी हमें करना है। श्वसन के स्नायु, डायफ्राम और बाकी सारे स्नायुओं का व्यायाम जितना अच्छे से हो सके उतना अच्छा आपका ये काम होगा। और इसमें फिर कुछ ध्वनि के भी व्यायाम बताए गए हैं। इसमें आप शुरू में क्या कर सकते हो ना, सा, फिर रे, ग, म, प, ध, नी, ये जो सारे ग म प ध नी, ये जो स्वर है ना, इसको गाने से भी आपके जो वाक तंतु है, तो ये वाक तंतु की विशिष्ट गति होती है, और इसके बाद वो स्नायु भी मोटिवेट होते हैं और फिर अच्छा काम करने लग जाते हैं। इसके साथ कुछ सॉफ्ट पैलेट के भी एक्सरसाइज बताए गए हैं। सॉफ्ट पैलेट के एक्सरसाइज में भी आपको वही है कि आप कुछ शब्दों का प्रयोग करें, प्रयास करें, और आप इसमें, हाँ कुछ ये भी है ना कि कई बार क्या होता है ना, बोलते बोलते ही आदमी का आवाज एकदम से बंद हो जाता है। भाषण करने कोई व्यक्ति खड़ा होता है, भाषण करता है, आधा भाषण हो जाता है और बाद में उसका आवाज ही नहीं निकलता है। यहाँ पे क्या कर सकते हैं, इसका मतलब कि एकाएक से क्या हो गया, तो इसमें क्या करना है बताइए, कोई बता सकता होगा। और फिर बाद में बोलने के लिए उसको बहुत समय लग जाता है। ये कोई अगर किसी को इसमें कुछ बोलना है तो बोल सकते हो। मैम क्या है, वो अवरोध होता होगा ना उसमें, हाँ हाँ सात स्तंभ जो पिच में। हाँ मैम, इसमें या कफ का क्या बीच में। कर सकते हो ना, देखिए आपको अगर ऐसे कुछ अनुभव हुआ होगा पहले, ये कफ को क्लियर करना है, इसमें आप पानी पी सकते हो। और इसमें क्या करना है आपको, जो सिंपल वर्ड्स है इनका आप उच्चारण करें। कई बार क्या होता है ना, कोई लाइक अगर आपको पहले से पता है कि तू तू अगर बोलना है तो तुला ऐसे बोलने से क्या होगा, तुला नहीं बोल पाता है वो व्यक्ति, तो उला ऐसे बोलता है और फिर बीच में ही अटक जाता है। तो ऐसे अगर मतलब अटक गया तो इसका मतलब है आपके वाक तंतु एक दूसरे के साथ चिकट गए हैं, और उसके बीच में जो वायु जाना चाहिए, क्योंकि वायु से ही शब्द का निर्माण हो रहा है, तो वायु नहीं जा रहा है, तो घट्ट चिकट गए वाक तंतु, उसको दूर करना है। तो इसको दूर करने के लिए मेरे विचार से फिर आप कुछ ना बोले, सिर्फ आ करके आलाप निकाले, आ आलाप निकालने से जो वो चिपक कर बैठे हुए वाक तंतु है वो थोड़े से दूर हो जाएंगे, और फिर आपका धीरे धीरे बोलना आ जाएगा। तो वहां पे बस आप आ करके ये कर सकते हो, मतलब क्या बोलेंगे हम इसको, एक प्रैक्टिस के रूप में आ करके करें, और फिर बाद में आपका जो शब्द है वो आपको धीरे धीरे आ जाएगा। तो आ करें, तो आ की प्रैक्टिस करने से फिर धीरे धीरे क्लियर हो जाएगा। इसमें हर एक शब्द का ना आप रिपीटेटिव उपयोग कर सकते हो, जो भी शब्द की आपको प्रॉब्लम है उसको आप कर सकते हैं। कुछ क्लेफ्ट पैलेट के बच्चों में भी ये होता है, अच्छे से वो बोल नहीं पाते हैं,
बोबड़ापन भी होता है। तो जिस प्रकार से मैंने व्यायाम बताया ना, वो सारे व्यायाम करने से जीभ जो है हल्की हो जाएगी और फिर उच्चारण स्पष्ट हो जाएगा। दंत्य वर्ग करके आता है, तो दांतों का भी आपको ये करना है। तो दांतों को भी आप जो चूर्ण मैंने बताए सारे, वो आप दांतों को भी लगा सकते हैं। दांतों को भी क्लीन रखें, उससे भी आपको ये होगा। तो देखिए आप इसमें ओवरऑल देख रहे हैं हम लोग की साइनस की प्रॉब्लम, साइनोसाइटिस, डीएनएस, डिवेटेड नेजल सेप्टम, जो नासा का पर्दा है वो भी, मतलब सभी नासा के रोगों में भी ये हो सकता है। दांत अगर खराब हुए हैं तो दांतों को साफ कर लीजिएगा, क्योंकि दांत अगर अस्वच्छ है, दांतों में कीटाणु है, तो भी आपको बोलना नहीं आएगा। और अगर, क्योंकि स्पष्ट नहीं आएगा। अगर आपको हमेशा से जीवा सूजन की समस्या है, तो आप अपचन से पीड़ित है तो अपचन के अग्निमाद्य की ट्रीटमेंट करिएगा। अगर कोई आपको क्लेफ्ट पैलेट जैसी समस्या है तो उसमें सर्जरी बताई गई है। अगर टॉन्सिल्स की समस्या है तो वहां पे हम टॉन्सिल्स की सूजन कम करने के लिए प्रयोग कर सकते हो। तो और देखिए अगर गले में सूजन है तो हम इसको गार्गलिंग और गंडूश कंठ शोधक वटी, कंठ सुधारक वटी, वाक दोष हर चूर्ण, इनका प्रयोग करके हम लोग इसको कवर कर सकते हो। कुछ रिकेट्स जैसे व्याधियों में भी ये होता है। बहुत रिकेट्स और तोतरापन ये बहुत क्लोजली रिलेटेड है। इसमें रिकेट्स में विटामिन डी की आवश्यकता होती है, और बाकी रिकेट्स में जैसे पोषण की कमी होती है। पोषण की कमी के साथ धातु का बल कम है, और आंतड़े और बाकी स्नायु में भी कमकुवतपना आता है, और मेंदु भी ठीक से फिर काम नहीं कर पाता है। मेंदु भी लाइक वीक होता है, तो चिड़चिड़ापन और ठीक से डिसीजन नहीं ले पाना वगैरह होता है। इसलिए आप इसमें शमन चिकित्सा और गृहण चिकित्सा, रसायन चिकित्सा करें, बेस्ट काम करेगा। अशक्तपना कुछ बच्चों में दिखता नहीं है, बट वो वीक होते हैं, धातु क्षय होता है। अशक्तपना, अगर कोई बच्चा कई साल तक बीमार रहा हो, बड़ी बीमारी हुई हो जिसमें एनीमिया की समस्या है, जैसे थैलेसीमिया के बच्चे हो, बहुत दिनों तक मलेरिया हो, या अंडरवेट बच्चे हो, 7 महीने के डिलीवरी वाले बच्चे हो, इसमें ये हो सकता है। तो आप इसमें डिवर्मिन करा ले पहले, और फिर बाकी जो हमने ये सारे सुवर्णप्राश से लेकर जो सारे कल्पों का प्रयोग बताया है, उसका प्रयोग आप कर सकते हो। एक और इसमें मैं बताऊंगी, बच्चों को थोड़ा एक्सपोजर दे सूर्य प्रकाश की तरफ, यानी सवेरे के अर्ली मॉर्निंग में अगर आप घर के छत पर या आंगन में बैठकर इस प्रकार से बच्चों से कुछ बोलने की प्रैक्टिस और वर्ण सुधारना के लिए प्रयोग कर देते हो, तो एक प्रकार की ऊर्जा बच्चों को मिलेगी। और बच्चे सूर्य प्रकाश के साथ, ये बताया गया है कि व्यायाम और सूर्य प्रकाश दोनों का गहरा नाता है। अधिका से अधिकम फलम, अगर आप सूर्य प्रकाश के साथ व्यायाम करते हो तो आपको अधिक फल मिलेगा। और इसीलिए आपको उदान वायु, कफदोष, इंद्रिय वाकेंद्रिय, वाचा शुद्धि, व्यायाम, श्वास की प्रैक्टिस, धातु क्षय की इसमें काम करना, रसायन का प्रयोग करना, इस सभी करते करते आई थिंक कि जो तोतरापन है, हकलाना है, वो काफी कंट्रोल में आएगा। तो मैंने काफी इसके ऊपर जो मेरे विचार थे इसको प्रकट किया है। अभी मैं आप सभी से भी चाहूंगी कि आप भी अपना कुछ योगदान इसमें डालें। बताइए माधुरी। यस मैम, सपना जी, गीतू जी। प्रैक्टिस रीडिंग, ब्रीदिंग एक्सरसाइज बेस्ट रहेगा। यस, बोलिए मैम। सपना जी बोलिए, आपकी केस के बारे में बताइए। आपने मेडिसिन स्टार्ट किए सवेरे जो मैंने डाले थे, अमोनेरा की केस बता रही थी ना आप। हाँ मैम, मैंने फिर उसको सेटरफिन दे दिया है डेली घर पे मात्रा बस्ती लेने के लिए, ये पेशेंट दूर से आती है। यस मैम, क्या बोल रहे थे? मैम मैंने उसको 5 डेज के लिए ना वो ऑयल दे दिया है मात्रा बस्ती लेने के लिए, और नस्सी के लिए भी ऑयल दे हाँ दिया है। हाँ हाँ हाँ। अभी मैंने उसको 10 डेज के बाद आने के लिए बोला है, तो शायद उसको मेंसेस आएंगे अगर तो। अच्छा अच्छा, ठीक है, आ जाएंगे मैम। कभी कभी ना अगर वो पहले से, वो आप बता रहे हैं ना कि पहले से कोई रेगुलर मेंसेस की समस्या है, और जैसे कभी कभी वो इसके हार्मोन्स के बदलाव के कारण उसने कुछ मेडिसिन भी ली थी ना एलोपैथी वाली, तो उसका विड्रॉल इफेक्ट आ जाएगा, आ जाएंगे 2-4 दिन में। मुझे लगता है आप मात्रा बस्ती स्टार्ट कर दीजिएगा, है ना।
हाँ मैम, आज सपना जी, इसको लेने के लिए बोला है। मात्रा बस्ती सहचर तेल की मात्रा बस्ती स्टार्ट करिएगा। हाँ मैम, सेचर तेल ही दिया है मात्रा बस्ती के लिए। नमस्ते सभी को। यस मैम, ओमकार जप अनिता जी ने डाला। यस मैम, वेरी करेक्ट। ओमकार, जो भी आप मतलब जो भी आपके भगवान आप जिनको भी मानते हैं ना, उनका भी आप यहाँ पे प्रैक्टिस के रूप में प्रयोग कर सकते हो, बेस्ट रहेगा वो भी। यस, बाकी वैद्य भी डाले। अजवायन काढ़ा, ओके मैम। शतपुष्प ऑयल का नस, हाँ हाँ वो सारा बताया है। शतपुष्प ऑयल का नस्य भी बताया है, और शतपुष्प का मात्रा बस्ती भी बताया मैम गीता जी हमने इनको। देखते कैसे रिजल्ट आता है। माधुरी, आप कुछ बताइए इसमें अब। और सभी से भी मैं अनुरोध करती हूँ कि वाक शुद्धि के लिए तोतरापन या गदगद जो व्याधि बताया गया है ना, स्टटरिंग ऑफ द वॉइस, इसके लिए कुछ और बताइए। आपके पास अगर कोई फॉर्मुलेशन हो तो आप भी शेयर करिएगा प्लीज। स्टटरिंग के लिए डिले स्पीच के बारे में हम लोग चर्चा करें। डिले स्पीच, तो डिले स्पीच में आपका भी कुछ अनुभव हो तो बताइए अनिता जी, गीता जी। मेरा तो सबका ये अनुभव नहीं, पर जो अनुभव से तो मैंने देखा, छोटे छोटे प्रेयर्स में बच्चे को बोलती थी ना, बोलते ना ओम भूर्भुवः स्वः, ये जैसे है वो सर्व मंगल मांगल्य। तो मैंने ऐसे छोटे छोटे प्रेयर्स मेरे बच्चे को है, तो उसका है ना शब्द का उच्चार बहुत अच्छा हुआ। तो स्कूल में वही उसके टीचर बोलते हैं इसको ये अच्छा बोलती है हिंदी मराठी, जो संस्कृत का जो बोलते हो आप उसके साथ बोलने, तो मतलब उसका आता है वो बाय हार्ट बोलती है। तो यस मैंने वो मैम, रिपीट यही किया तो। ना, तो जिस दिन उसको अच्छे से आता है। अच्छा। कोई स्पीच भी देते हैं ना, तो उसको अच्छे से वो ये करके प्रेजेंट करते। हम्म। ये छोटे हम्म हनुमान चालीसा, उसको बाय हार्ट हम्म। आता है, वो बोलेगी, 5 साल की है पर अच्छे से बोलती है मैम, क्लियर शब्द। यस, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। देखिए मैम, इसमें ना जैसे इसीलिए मुझे लगता है ना कि मराठी स्कूल्स जो होते हैं, मराठी या जैसे जो भी मतलब जिस प्रांत की जो भी अपनी एक लैंग्वेज है, उसमें अगर बच्चे पढ़ते हैं तो दे आर वेरी वेल इन देयर स्पीच, फ्लुएंसी बहुत अच्छी आती है। इसीलिए जो स्कूल में पहले के जमाने में आज भी है, बड़बड़ गीत करके आते थे। तो मतलब वही था ना कि सब एक साथ यही मैम, ये प्रैक्टिस बड़बड़ दी के करना। तो मैंने उसको बहुत 6 महीने से सुलाती थी, उसको मसाज करते 1 साल 1.5 साल 2 साल 3 साल तक, वो छोटे थे इतने सारे कि वो बहुत उसका बड़बड़ बड़बड़ बहुत मैंने ये प्रैक्टिस करवाया था। ये मेहनत लेनी पड़ती है। चांदो मामा था क्लास हाँ का हाँ, दो मामा, हिंदी मामा फेवरेट भी था। था। हाँ, बहुत सारे ऐसे हाँ हिंदी वाले, ये वो हिंदी ये सब। एक्चुअली पेरेंट्स को बहुत पेशेंस रखना पड़ता है मैम। हम 1-2 दिन करेंगे और फिर कंटाला करके छोड़ना नहीं चाहिए उसको, बार बार उसको ये करना यस कंसिस्टेंट। यस यस यस, बिल्कुल बिल्कुल। और ये एक्चुअली यही छोटे बच्चों को ना, मतलब जितना आप घुल मिल के और उनको मतलब उनको बोलने को लगाकर आप जितना करवाते हो, तो आई डोंट थिंक कि किसी में ऑटिज्म, किसी में डिप्रेशन, नैराश्य। आजकल क्या हो रहा है ना मैम, कहीं ना कहीं थोड़ा सा, आई एम नॉट क्रिटिसाइजिंग एनी स्कूल और एनी एजुकेशन सिस्टम, बट लाइक क्या होता है ना कि छोटे बच्चों को इतना सारा होमवर्क एंड वो, और पोयम भी क्या है, लाइक इंग्लिश की जो पोयम है ना, जिंगल जिंगल, उसमें पता आई डोंट नो कि कुछ मीनिंग नहीं लगता है। जैसे अगर आप मदर टंग में अपने जो भी सारे ये है ना, उसको अगर आप गाते हो तो उसको समझना, एक भावना मन में आती है और उसको बोलने का अच्छा लगता है ना। हम लोग गणपति की आरती कितनी भी बार बोले तो हम लोग थकते नहीं है ना, उतनी ही ऊर्जा से हम लोग बोलते। क्यों बोलते हैं? हमारी भावना। तो इसमें भावना, आत्मा, मन, इनका भी बड़ा रोल है। तो इसलिए उसको भी जरूर देखे। तो ज्यादा केवल टीचिंग को बस केवल एक लाइक करिकुलम कंप्लीट करना, डिग्री लेना, इस प्रकार से ना देखते हुए, इट शुड बी इंटरएक्टिव ना। ओके, चलिए और कुछ किसी का। गीतू जी कैसी है मैम, बोलिए। सपना जी,
यस सर, कैलाश जी नमस्कार सभी को, धन्यवाद। यस, मोस्ट ऑफ द पॉइंट शशि जी कुछ डालिए आपका अनुभव। ओके, ठीक है मैम, थैंक यू। मैम हम लोग ज्येष्ठ मत अगर को किसी का कोई सवाल नहीं है, हाँ बोलिए। ज्येष्ठ मत क्या का मैम? कांडी है ना, ज्येष्ठ मत का चगड़ तो अपन हाँ 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 वो कर सकते हैं ना, हाँ ऐसे ही करके कफ ये हो जाएगा ना। हाँ हाँ। और छोटे बच्चों को ना, आपको याद है क्या, चांदी के पात्रों का प्रयोग करना, चांदी का ही वो दिया हाँ जाता था, खुड़खुड़ा दिया जाता था खेलने के लिए। तो वो भी कहीं ना कहीं बच्चा मुंह में डालता था, तो आई थिंक कि वो भी एक प्रकार से स्टिम्युलेशन होता था नर्वस सिस्टम को। चांदी के बर्तन का प्रयोग, ग्लास, छोटी कटोरी का प्रयोग करना, वो भी अच्छा था। हाँ मैम, आजकल क्या हुआ है, हम लोग बातें कम करते, मैंने देखा पेरेंट्स है ना बच्चे को मोबाइल ही देते हैं, तो वो बात क्या करेगा। जब देखो बच्चा पैदा हुआ तब से सेल्फी निकालते पेरेंट्स को उस पे ही टाइम, और द फर्स्ट मतलब इंट्रोडक्शन इज मोबाइल इन हिज हैंड। तो उसको घुमाते घुमाते वो पॉइंट बोलते ना, उस पे एबीसीडी सिखाएंगे, ये सिखाएंगे। आप सिर्फ एटलीस्ट पेंसिल और बुक पे लिख के दिखाइए, आप खुद बोलिए वो आ ई उ। तो वो हम सब ऐसे मोबाइल पे देखेंगे ना, तो वो बच्चा नहीं है, वो सिर्फ आंखों से देखेगा, बट बोलने का काम तो हमें उसको सिखाना पड़ेगा। तो मैंने देखा है बच्चा तो उनके हाथ में मोबाइल देखेंगे, पर टॉकिंग इज बस देखना है, बस सुना, और बोलना तो वो बाजू में ही रह जाता है। तो वही पहले तो, ये मोबाइल फर्स्ट 5 इयर्स को बच्चे के हाथ में देना ही नहीं चाहिए। नहीं फर्स्ट चाहिए। 5 इयर्स पूरे अजीब उनको इंट्रोडक्शन, नो कोई हम पीछे नहीं रहने वाले, और कोई ये नहीं होने वाला, देना ही नहीं है। और आगे तो फिर बाद में सिर्फ आधा घंटा पूरा दिन में, तो ही वो बोलते हैं ना, ये नहीं तो आजकल की मोबाइल की वजह से मैम ये वो स्पीच वगैरह इसलिए कुछ नहीं है। हमें भी देखिए, हमें भी थोड़ा सा ये मॉडर्नाइजेशन छोड़कर इन्वॉल्वमेंट बढ़ाना चाहिए कहीं ना कहीं घर में और सभी बातों में, सभी को, मतलब सभी घर वालों को, सभी फैमिली अब मेंबर्स को ज्यादा से ज्यादा समय बिताना चाहिए एक दूसरे के साथ, हाँ बच्चे के साथ। हम भी कहीं मोबाइल लेकर बैठ गए, टीवी हाँ देखते बैठ बैठ रहे तो जाते हैं, तो वही होता है ना मैम, हम अपना बाजू में रखना चाहिए ना, तो काम के लिए हो गया हो गया, एक बार घर पे आए तो यू हैव टू लीव दैट थिंग, और उसके सामने वो नहीं दिखाना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। और माँ बाप हमको बोलते हैं ना, हमको टाइम ही नहीं, जब मैं उनसे पूछती हूँ कि आप क्या करते हो रात में फिर 1 घंटे, नहीं हम मोबाइल सर्फिंग कर रहे हैं। यस, वही तो बात है, वही तो बात है। थोड़ा सा प्रोफेशनलिज्म हो गया रिलेशंस में ना, भावना कम हो गई है, और सारी यांत्रिकता आ गई है आधुनिक युग में। यांत्रिकता, यंत्रवत सब कुछ करना है, उठना है, खाना बनाना है, परोसना है, तो मतलब उसमें भावना कम होती जा रही दिन ब दिन इंसान की, ऐसे मुझे लग रहा हाँ वो है। है, बाहर खाना तो मैंने देखा बम्बई में मैम 3 टाइम तो बाहर का ही खाना खाएगी फैमिली, हर सैटरडे फ्राइडे संडे सबको बाहर जाना है, खाना वो क्रेज अभी भी कम नहीं हो रहा है, अभी भी बढ़ ही नहीं रहा है। बढ़ गए हैं मैम। और कोई भी कितना भी छोटा खाने का ठेला हो ना, वहां पे तो भीड़ होनी ही होनी है। कितना भी छोटा। गर्दी रहेगी। सच है। चलिए फिर आज के लिए रुकते हैं। यस, थैंक अगर यू मैम। किसी, यस, और हम अच्छे 2-3 केसेस डाले थे, तो ट्रीटमेंट प्लान भी बता दिया है। तो अभी आप सभी वैद्यों से भी हमारा ये अनुरोध रहेगा, हमारी संभाषा में आप भी जुड़ते रहिएगा, और आप हमारे ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं, हमने लिंक डाली हुई है। तो जरूर आप हमारे संभाषा में जुड़िएगा, और इस प्रकार से आपका सहयोग बनाकर रखिएगा। चलिए, सभी का आभार, धन्यवाद।